नीरा ने बाबूजी और माँ-जी को नाश्ता दिया और टेबल पर बैठकर नवीन की प्रतीक्षा करने लगी। ऑफिस का समय होता जा रहा है और नवीन ना जाने किससे बातें करने में लगे हुए हैं। नीरा ने 2-3 बार आवाज़ भी दी, लेकिन नवीन तो बाहर वाले कमरे में फ़ोन पर ही बातें करने में लगे थे। आखिर 10 मिनट बाद नवीन नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किसका फ़ोन था? बड़े खुश लग रहे हो। प्लेट में नाश्ता लगाते हुए नीरा ने पूछा। विजया मौसी का। यहाँ अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज़ कट रही थी, इसलिए बाहर जाकर बात कर रहा था। नवीन ने जवाब दिया। क्या कह रही थी विजया दीदी? मुझसे बात नहीं की? उन्होंने जया से पूछा। 8 तारीख को आ रही हैं यहाँ, नवीन ने उत्साह से बताया। क्या सचमुच? अरे वाह, कितना मज़ा आएगा। नीरा भी दुगने उत्साह से भरकर बोली। बाबूजी भी खुश लग रहे थे। विजया दीदी को वे माँ जी की यानी जया जी की नहीं बल्कि अपनी बहन मानते थे। नीरा का उत्साह देखकर माँ जी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वे मुंह बनाकर बोली, अपनी सास तो सुहाती नहीं, और सास की बहन के आने की खबर सुनकर देखो चेहरा कैसे खिल गया। अपनों की भावनाओं का सम्मान नहीं और दूसरों की आवभगत करके अच्छा बनने का प्रपंच। माँ जी का कटु स्वर सुनकर नीरा अंदर तक आहत हो गई। नवीन और बाबूजी के सामने वह सासू माँ का अपमान करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा की तरह प्रकट रूप में सिर्फ इतना ही बोली। दूसरा कौन माँ जी? विजया मौसी भी तो अपनी ही है। नवीन नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चले गए और नीरा माँ जी बाबूजी को चाय देकर अपना 1 कप चाय लेकर कमरे में आ गई। उसकी सास जबान की बहुत कड़वी थी। हमेशा सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालकर चुपती हुई बात कहना उनका स्वभाव था। नीरा को नाश्ते के समय कहीं उनकी बात को रह रहकर दुखी कर रही थी। जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तब से वह सास ससुर की माता पिता के समान सेवा कर रही है, लेकिन उस पर भी यह तहमत कि घर वालों की भावनाओं की कदर नहीं और बाहर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए 13 वर्षों की कर्तव्य परायणता और निष्ठा का ऐसा प्रतिफल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माना मन में 13 वर्षों की जमा दर्द अब नासूर बनता जा रहा है। सास के ऐसे स्वभाव के कारण वह मन ही मन घुटती रहती है। वैसे गृहस्थी, दोनों बच्चों की पढ़ाई, नाते रिश्तेदार, कहाँ किस जगह थोड़ा बहुत तनाव नहीं होता। कभी मायके के रिश्तेदारों के बीच खटपट से तो कभी ससुराल में हुई बातों से। इन सब के बीच सास के ताने नीरा को अवसाद की स्थिति तक पहुंचा देते। नवीन ऑफिस के काम में इतना ही व्यस्त रहते कि रोज़ उन्हें यह सब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती। बाहर वालों से या मायके वालों से सास की बातें करके वह अपने ही घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहती, लेकिन इन सब का विपरीत असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वह कुंठित होकर अकेले में रोती ना हो, पर न सास को पलटकर जवाब देने जैसी धृष्टता कर पाती, न उनकी बातों को ही भूल पाती। दोपहर के खाने के समय भी माँ जी का मुंह फुला ही रहता था। बाबूजी बेचारे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्हें भी अब यह आदत हो गई थी, सो वे अधिकतर चुप ही रहते। उस पर भी माँ जी चिढ़ जाती कि उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं। उनकी 3 बजे जब दोनों बच्चे शानू और मीठी स्कूल से लौटे तब उनकी धमाचौकड़ी से घर का माहौल बदला। अपने पोते और पोती से तो माँ जी को भी बहुत प्यार था। दोनों उनकी आंखों के तारे थे। नीरा को बस यही सुकून था कि कम से कम सास उसके बच्चों पर तो जान छिड़कती हैं। रात में वह मौसी के बारे में सोचने लगी। कितना फ़र्क है दोनों सगी बहनों में। विजया मौसी कितनी शौकीन, खाने कपड़े से लेकर पकाने खिलाने और हर बात में सुरुचिपूर्ण व सकारात्मक सोच की अविरल झरना, और एक उसकी सास। नीरा का मन कड़वा हो गया फिर से। वह मन को दूसरी तरफ लगाने और सोने की कोशिश करने लगी। बहुत कम ही वह रह पाई है मौसी के साथ, लेकिन जितना भी रही है घर परिवार के उत्सव में उनके व्यक्तित्व की खूबियों से बहुत प्रभावित हुई है। मन में हर बार एक ही टीस उठती, काश मौसी ही उसकी सास होती तो जीवन और गृहस्थी दोनों ही कितने सुंदर होते। गृहस्थी में दिन भर सबसे अधिक पाला तो सास से ही पड़ता है। उसी रिश्ते में यदि समन्वय ना हो तो जीवन बोझिल हो जाता है। नीरा मौसी के स्वागत में कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन माँ जी की तरफ देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचा मौसी के आ जाने के बाद ही विशेष व्यंजन बनाएगी। उनके सामने तो माँ जी भी कुछ बोल नहीं पाएंगी। और वो दिन भी आ पहुँचा जब मौसी आने वाली थी। आज नीरा ने दोगुनी गति से काम किया ताकि उनके आने के बाद चैन से बैठकर बातें कर सके। नवीन जब उनको लेकर आए तो घर भर में उमंग की लहर दौड़ आई। यहाँ तक कि माँ जी भी खुश लग रही थी। चाय की चुस्कियों के बीच सफ़र और एक दूसरे के हालचाल लिए गए। कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी। तब तक नीरा ने फटाफट बाकी काम निपटाकर मौसी का मनपसंद सूजी का हलवा बना दिया। जब सब लोग खाना खाने बैठे
तो हलवा देखते ही मौसी खुश हो गई। झटपट एक चम्मच मुंह में डालकर बोली, वाह मज़ा आ गया, कितना स्वादिष्ट। तुम्हें याद था कि मुझे हलवा पसंद है। नीरा प्रसन्न होकर कुछ कहने जा ही रही थी कि माँ जी मुँह बनाकर बोली, हाँ आपकी पसंद तो याद है इसे, लेकिन मेरी नहीं। हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, पर मजाल है मेरे लिए कभी बनाया हो इसने। नीरा का चेहरा उतर गया। जाने कितनी बार हलवा बनाया होगा उसने, लेकिन आज तक तो कभी माँ जी ने कहा नहीं कि उन्हें पसंद है। तभी मौसी बोल पड़ी, जो चीज़ मन से पसंद होती है न जया, तो देखते ही चेहरे पर खुशी छा जाती है, मुंह से अपने आप तारीफ़ों के पुल बन जाते हैं। अब तुमने कभी कहा ही नहीं होगा कि बहू वाह कितना स्वादिष्ट हलवा बना है, मुझे बहुत पसंद है, तो उसे कैसे पता चले। चलो अब आज खूब तारीफ़ करो हलवे की, तब देखना वह हर हफ्ते हलवा बनाया करेगी। मौसी ने जया की चुटकी ली तो बाबूजी खांसने के बहाने दूसरी तरफ मुंह करके खुलकर मुस्कुराए और नीरा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, जबकि माँ जी बुरी तरह खिसिया गई। दोपहर में जब बच्चे घर आए तो मौसी के लाए उपहार पाकर और कहानियाँ सुनकर बहुत खुश हुए। शाम को सब घूमने गए और खाना भी बाहर खाकर आए। सुबह नीरा चाय नाश्ते की तैयारी करने रसोई में गई तो मौसी भी साथ आकर मदद करवाने लगी। अरे मौसी आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, आप माँ जी के साथ बैठिए। नीरा संकोच से बोली, तुम यह क्या कह रही हो दीदी, नीरा कर लेगी, घर पर तो रोज ही खटती रहती हो, यहाँ पर तो ज़रा आराम से बैठो। तभी माँ जी भी आ गई। वह रसोई ही तो है जहाँ खाने के साथ मधुर रिश्ते भी पकते हैं हम महिलाओं के बीच। अब देखो मिलकर फटाफट आसानी से काम हो जाता है, साथ ही बातचीत होने से आत्मीयता भी बढ़ती है, प्रेम भी मजबूत होता है। आओ तुम भी यहाँ आ जाओ, एक पंथ और कई काज, तीनों साथ में बातें भी करते हैं और काम भी। लो या आलू छील कर काट दो, फिर सलाद बना देना। मौसी ने माँ जी की तरफ आलू और सलाद की सब्जियाँ बढ़ा दी। वे हक्की बक्की रह गई, लेकिन कोई बहाना न सूझने पर चुपचाप काम करने लगी और बातचीत में शामिल हो गई, जबकि मौसी ने पूरे समय माहौल को खुशगवार बनाए रखा। मुझे आपसे कढ़ाई सीखनी है, बड़ा मन है एक चादर और तकिए का लिहाफ बनाने का, नीरा ने कहा। तो आज ही दोपहर को चलो, चादर और धागे ले आते हैं, मौसी उत्साह से बोली। और बच्चों को खाना खिलाकर नीरा मौसी के साथ बाजार गई। दोनों ने खूब देख परख कर एक सुंदर सी चादर ली, कढ़ाई के धागे लिए। मुट्ठी भर धागों में भी कितने सुंदर रंग समाहित होते हैं, अगर मन पसंद हो तो। 2 दिन बाद दोपहर में नीरा मौसी के पास बैठकर चादर पर कढ़ाई सीख रही थी कि मौसी ने अचानक ही स्नेह से पूछा, क्या बात है नीरा, पिछली बार से तेरी सेहत भी गिर गई है और बहुत परेशान, घुटी घुटी भी लग रही है, सब ठीक है ना। बाकी सब तो ठीक है मौसी, पर माँ जी के स्वभाव से ही बहुत दुखी हो गई हूँ। देखिए ना, रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलती हैं कि। नीरा की आंखें भर आईं। हाँ मुझे लगा ही था कि तुम जया की बातों को दिल से लगा लेती हो और उन्हीं को सोचकर अंदर ही अंदर घुटती रहती हो, मौसी गंभीरता से बोली। फिर अचानक ही पूछा, अच्छा बताओ, जब घर में कचरा फैल जाए तो तुम क्या करती हो। नीरा उनके इस प्रश्न पर अचकचा गई, फिर बोली, झाड़ू से साफ कर देती हूँ। और साफ करके फेंकती कहाँ हो। डस्टबिन में। अच्छा संभाल कर तो नहीं रखती ना। मौसी ने एक और अटपटा सा प्रश्न पूछा। नहीं, भला कचरा भी कोई संभाल कर रखता है क्या। नीरा को आश्चर्य हुआ उनके इस प्रश्न पर। तो जया जैसे लोगों की नकारात्मक बातों के कचरे को क्यों संभाल कर रखती हो इस मन में। ये शरीर हमारा घर है, इसे स्वस्थ और सुंदर रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन देख रही हूँ कि तुम पूरी तरह से इस कर्तव्य की अनदेखी कर रही हो और कचरे की दुर्गंध से अपने तन मन को रोगग्रस्त करती जा रही हो। मौसी ने टेबल पर रखी दवाइयों को देखते हुए कहा। नीरा के कढ़ाई करते हाथ रुक गए। तो क्या करूं मौसी, वे बड़ी हैं, उल्टा जवाब देने का मन नहीं करता और भूल भी नहीं पाती। तो क्या सारा जीवन उस कचरे की दुर्गंध में विषाक्त कर लोगी। याद रखो, तुम्हारा मन और जीवन जैसे जैसे विषाक्त होता जाएगा, उसका असर नवीन और बच्चों पर भी पड़ेगा। बेहतर है रोज का कचरा उसी समय साफ कर लिया जाए। मौसी सुई में धागा डालते हुए बोली। तो इस समस्या का हल क्या है। नीरा उदास स्वर में बोली, डस्टबिन। मौसी बोली, डस्टबिन, मैं कुछ समझी नहीं। नीरा असमंजस में थी। हाँ, जैसे घर के कचरे को फेंकने के लिए हम डस्टबिन रखते हैं, वैसे ही मन को साफ रखने के लिए मन में एक कोने में
एक डस्टबिन रखना चाहिए। लोगों के अपशब्दों को, तानों को, नकारात्मक टिप्पणियों को, कचरे को मन में कभी जमा करते जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवन अत्यंत बोझिल हो जाएगा। अच्छा है कि उसे तुरंत उठाकर उस डस्टबिन में डाल दिया जाए, मौसी ने समझाया। नीरा रुककर सोचने लगी, क्या सचमुच इससे तनाव कम हो जाएगा? उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण झिलमिलाने लगी। बस यही, यह जो तेरे प्यारे से चेहरे पर अभी अभी एक आशापूर्ण उजाला, एक मुस्कुराहट आई थी ना, इसी झाड़ू से साफ करना। देखना वो कचरा साफ होते ही तनाव, अवसाद, घुटन की दुर्गंध तुरंत गायब हो जाएगी। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, जीवन में हर परिस्थिति और हर मनुष्य का स्वभाव हमारी इच्छानुसार नहीं होता, तो कहाँ तक हम झगड़ते रहें या फिर अपना जीवन खराब करते रहें। तो हर एक व्यक्ति को अपने मन के एक कोने में एक डस्टबिन जरूर रखना चाहिए, ताकि अवांछित बातों से छुटकारा पाया जा सके, ताकि रिश्ते भी सुगमता से चलते रहें और जीवन भी। अरे वाह मौसी, आपने तो क्या अद्भुत उपाय सुझाया है जीवन में शांति बनाए रखने का। नीरा खुलकर मुस्कुराई। तो बस फिर आज ही अपने मन के एक कोने में डस्टबिन रखो, कचरा उसमें फेंको और अच्छा साथ लेकर आगे बढ़ो। मौसी भी खुलकर हंस दी। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो ये दवाइयों का ढेर नहीं मिलना चाहिए मुझे। वही पुरानी हंसमुख प्यारी नीरा वापस मिलनी चाहिए। ज़रूर मौसी, नीरा ने स्नेह भरे आदर से कहा। 4 दिनों में ही नीरा का चेहरा खिल गया था। जब भी माँ जी कोई कड़वी बात करती, मौसी अर्थपूर्ण ढंग से नीरा की तरफ देखती और नीरा झट मुस्कुरा देती। नवीन भी नीरा को पहले की तरह खुश देखकर प्रसन्न थे। जब विजया मौसी वापस घर जाने लगी तो नीरा ने उनके पैर छुए आशीर्वाद देते हुए बोली, अब मेरी इस हंसमुख तनाव रहित नीरा को कभी खोना मत, और कचरा डस्टबिन में फेंकना भूलना मत। नहीं मौसी, कभी नहीं भूलूंगी। अब वो डस्टबिन हमेशा के लिए रख लिया है। नीरा मुस्कुराते हुए बोली, कैसा कचरा, कैसा डस्टबिन, दोनों क्या बोल रही हो? माँ जी ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, हम दोनों के आपस का सीक्रेट है, कहते हुए नीरा और मौसी खिलखिलाकर हंस दी।